नमस्कार दोस्तों, पीडीडब्ल्यू में आप सबों का स्वागत है। आज हम इंडिया चाइना के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि गलवान में जो 2020 में गलवान में क्लैश हुआ था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी टफ स्टैंड चाइना की तरफ लिया। उसमें सबसे पहला हुआ कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इसमें केवल चाइना को टारगेट नहीं किया गया, इसे एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसमें कि और जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनका लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो ऑटोमेटिकली आप समझते हैं कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान या बांग्लादेश या भूटान से तो नहीं आ रहा है, ये तो चाइना से ही आ रहा है। तो डायरेक्टली चाइना को टारगेट नहीं करके इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट किया गया, वो इन्वेस्टमेंट फ्रंट पर। उसके बाद यहाँ जो चाइनीज़ ऐप्स थे उन पर बैन लगा दिया। करीब 300 से ज़्यादा ऐप्स पे बैन लगाया गया। फिर गवर्नमेंट की नज़र जो चाइनीज़ कंपनी यहाँ काम कर रही है उनके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई। बहुत सारी जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा भी पड़ा। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया कि भाई इंडिया और चाइना के बीच जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो तभी पॉसिबल है जब बॉर्डर पे स्थिति पीसफुल हो। जब तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पर इस्टेब्लिश नहीं होगी तब तक इंडियन गवर्नमेंट ने यह क्लियर कर दिया कि दोनों के बीच जो रिलेशंस है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज़ का अपना अलग स्टैंड था। उनके हिसाब से कि भाई इंडिया जो चाइना रिलेशंस है ये केवल वन इशू रिलेशन नहीं है, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिलेशन। तो इंडिया को चाहिए कि बॉर्डर इशू को साइडलाइन करे और बाकी जो भी एरियाज़ हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उस पर फोकस करे। और ग्रेजुअली वो बेसिकली चाइना वही राग आलाप रहा था जो पहले था। पहले दोनों कंट्री के बीच ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वी शुड फोकस ऑन दोज एरियाज विच हैव लॉट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बॉर्डर इशू। माने बॉर्डर इसलिए कि सारे एक समझ रहे थे, दोनों ही साइड कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई बॉर्डर इशू बड़ा ही कम्प्लेक्स है और इसके कारण बायलैटरल रिलेशन को एबनॉर्मल कंडीशन में रखना ये उचित नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे चेंजेज हुए हैं, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाइना के रिलेशन में धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 23 नवंबर 2023 को चाइनीज़ जो प्रोफेशनल्स हैं उनके वीज़ा में रिस्ट्रिक्शन, उसके वीज़ा पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस में कमी आई। ये डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंडस्ट्रीज़ में, कई सेक्टर्स में ऐसा किया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो अप्रैल 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो न्यूज़वीक को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने इंडिया चाइना रिलेशन को बड़ा ही सिग्निफिकेंट बताया और उसमें उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की कि बॉर्डर स्टेबिलिटी दोनों कंट्री एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये तो 20, उसके जस्ट बाद राजनाथ सिंह का भी कमेंट आया इस बॉर्डर इशू पर। उन्होंने कहा कि बॉर्डर टॉक्स जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो इस तरह से देखें कि कुछ जो रिटोरिक्स थे उसके पहले अगर आप राजनाथ सिंह का ही कमेंट देखें तो वो हमेशा करते थे कि वी वोंट अलाउ एवन ए सिंगल इंच ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी कैप्चर्ड बाई एनी अदर। लेकिन अब उनके रिटोरिक्स में कमी आ गई। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और डेवलपमेंट्स हुए हैं। अभी करीब 18 महीने के गैप के बाद चाइनीज़ एम्बेसडर का इंडिया में आगमन हुआ है और इन सबों को देखने के पश्चात बहुत सारे जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं वो समझते हैं कि इंडिया चाइना में अब एक रैप्रोचमेंट की स्थिति आ गई है। लेकिन अगर हम देखें कि जो इंडिया का व्यू पॉइंट है जो चाइना रिलेशन के साथ, और इसे एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने बहुत बार कहा है, तो उसमें क्लियर है कि इंडिया
अपने रिलेशन को तभी नॉर्मलाइज करेगा जब बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एस्टेब्लिश हो। और दूसरा है कि इंडिया वार नहीं करना चाहता। ये वार इज़ नॉट ए प्रायोरिटी फॉर इंडिया टू गेट द इविक्शन ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स फ्रॉम बॉर्डर एरियाज। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अभी भी अगर आप देखें तो हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट अभी भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर फोकस कर रही है। दूसरी बात कि अभी भी जो मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स है उसी पर फोकस है, उसी के माध्यम से अपने जो डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व करना है। लेकिन हाँ, ये इसमें एक चेंज चाइनीज़ के स्टैंड में आया है। जो चाइनीज़ पहले हमेशा कहा करते थे कि भाई इंडिया को ये जो बॉर्डर इश्यूज़ है इसे बैक बर्नर पर रख देना चाहिए और बाकी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप देखें कि जुलाई में 2 मीटिंग हुई है इंडियन एंड चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के बीच में। पहली तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ अस्ताना में, कजाकिस्तान में, जहाँ एससीओ समिट हो रही थी, उसी के साइडलाइन पर दोनों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो अर्जेंसी की बात की, उसने कहा कि वी शुड फाइंड एन अर्ली सोल्यूशन टू द बॉर्डर इशू, अदरवाइज देयर वोंट बी नॉर्मल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। अभी 25 जुलाई को फिर लाओस में एशियान की समिट थी, तो एशियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, वहाँ भी इन दोनों के बीच बातचीत हुई और उसमें चाइनीज़ ने भी एक्सेप्ट किया कि ये माने बॉर्डर जो स्टैंड ऑफ है इसको काफ़ी दिन तक चलना दोनों ही के हित में नहीं है और इसके कारण दोनों ही देश को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसलिए दोनों ने कहा कि भाई वी विल गिव ए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस टू द नेगोशिएटिंग टीम सो दैट दे कुड फाइंड एन अर्ली सोल्यूशन। तो इससे लगता है कि चाइनीज़ के स्टैंड में थोड़ी सी नरमी आई है। इंडियन स्टैंड एज इट इज़ है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे जो स्ट्रेटजिक थिंकर ये समझ रहे हैं कि हाँ इंडिया जो है अपने एटीट्यूड में चेंज कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीस्टोरिंग बायलैटरल टाइज। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया या यूएस दोनों ही का एक पर्पस है कि वो अपने रिलेशन को एस्टेबलाइज करे। नन ऑफ द क्वाड कंट्रीज दे वांट कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना, they want a stable relation, but at the same time they are ready to tackle the Chinese threat। जो चाइनीज़ अपने को पहले ये बार बार कहते थे कि भाई हमारा जो है वो वी आर फॉलोइंग पीसफुल राइज, वी आर नॉट पोजिंग एनी थ्रेट टू एनी कंट्री, तो वो उससे स्टैंड पर। लेकिन इसमें एक है कि अगर चाइनीज़ के स्टैंड में चेंज आया उसका रीज़न क्या है। एक तो पहला रीज़न अगर आप देखें तो चाइनीज़ इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। अभी वहाँ जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वो 25% है। इवन पहले चाइनीज़ समझता था कि भाई अगर हमारे जो ट्रेड है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड के साथ, उस पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ या इवन यूएस का जो रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो उससे हमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और वो फोकस करने लगे कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ। लेकिन अगर हम चाइना में देखें तो कंजम्पशन बड़ा ही स्टैग्नेंट है, वहाँ इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी बुरी है। इवन जो अर्बन मिडिल क्लास है उन लोगों ने अपना पैसा एक प्रॉपर्टी सेक्टर में लगाया, रियल एस्टेट में। लेकिन रियल एस्टेट में जब स्थिति ख़राब हुई है इसलिए कि चाइनीज़ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हुआ, उसके साथ उसका रिपरकसन अदर सेक्टर्स पर भी पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ी, लोगों का जो अर्निंग पावर है या परचेजिंग पावर कहें वो घटा। तो इसके कारण रियल एस्टेट में एक नेचुरल डिक्लाइन हुआ और इसके साथ ओवरऑल अगर हम चाइनीज़ स्थिति देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात कि जो चाइनीज़ है वो अब वेस्टर्न सेक्टर से ये देख लें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू और इवन यूएस के माध्यम से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है। दे हैव टेक्नोलॉजी डिनाइल बाय द यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। उसके बाद है कि रिस्ट्रिक्टेड मार्केट एक्सेस। तो इसलिए चाइना भी देख रहा है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसकी जो डोमेस्टिक ये
मार्केट वो काफ़ी उसका ह्यूज साइज़ है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में सफ़र भी करते हैं अगर मार्केट एक्सेस में, तो उसकी भरपाई हमें इंडिया में हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया के जो टर्म्स हैं उसको हम फुलफ़िल करें। और इसीलिए चाइनीज़ के जो एटीट्यूड है और इवन चाइनीज़ जो व्यू पॉइंट है उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया को भी अपनी स्थिति और इंडिया को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि वी शुड ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मलाइजेशन। इसलिए कि जब से इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रैंप अप किया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और उसमें अगर हम देखें तो चाइना से जो इंडस्ट्रियल माने चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है, इंडियन कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है वो ऑलमोस्ट 30% है टोटल इंपोर्ट्स का। और इवन केवल अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या इलेक्ट्रिकल या टेलीकॉम इसमें देखें तो चाइनीज़ इंपोर्ट ऑलमोस्ट 39% है। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में तो 38% है। तो इतना ज़्यादा यदि हम डिपेंडेंट है किसी कंट्री के ऊपर, खास करके इंटरमीडिएट आइटम्स के लिए, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी जो रिलेशन को थोड़ा सा स्टेबल करें। और इसलिए अभी अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का जो आया है उसमें भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने एडवाइस दिया कि भाई इंडिया को चाइनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास दो ही ऑप्शन है, या तो इंडिया वहाँ से गुड्स जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको इंपोर्ट करे, या चाइनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करे और चाइनीज़ जो कंपनीज़ है उसको यहाँ प्रोडक्ट बनाने दे। तो उनके हिसाब से कि भाई ये जो सेकंड ऑप्शन है वो दैट इज़ बेटर। इसलिए कि जैसे ही अगर आप चाइनीज़ गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें तो आपका डिफिसिट बढ़ेगा, लेकिन यदि आप चाइनीज़ एफडीआई को वेलकम कर रहे हैं तो उससे एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। अगर हम देखें कि एप्पल ने का ऑलमोस्ट जो 13% मोबाइल प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में, उसका इंडिया में अब असेंबल हो रहा है, लेकिन अभी भी एप्पल वो अपना जो इंटरमीडिएट आइटम्स हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका असर इंडिया चाइना के जो ट्रेड डिफिसिट है उस पर पड़ता है। तो इसलिए एप्पल और सैमसंग अदर कंपनीज़ जो हैं उनका भी काफ़ी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं स्पेशली जो छोटे एमएसएमई कह ले उसको यहाँ अलाउ करें और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने दें, ताकि उससे ये होगा कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा और लॉन्गर टर्म में हम देखें तो वो काफ़ी इंडिया के फ़ायदे में होता है। यदि इंडिया अपने आप ये जो इकोसिस्टम डेवलप करना चाहे तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये शॉर्टकट है कि जब आप चाइनीज़ जो कंपनीज है उसको अलाउ करें इस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। लेकिन एक GTRE एक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, उनका कहना है कि यदि आप चाइनीज़ कंपनी को अगर अलाउ करें और स्पेशली वो अनरिस्ट्रिक्टेड यानी कंप्लीट फ्रीडम अगर उसको दे देते हैं तो वो डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए एक थ्रेट हो जाएगा कुछ दिन में। इसलिए कि चाइनीज़ को देखें तो वो हमेशा वो अपने अपोनेंट को डिमोलिश करना चाहता है। दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रेटजी। एक बार वो मार्केट कैप्चर कर लिया तो फिर उसके बाद आराम से वो यहाँ बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए डोमेस्टिक जो कंपनी है उसके लिए एक चैलेंज बन सकता है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट में भी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है और अभी जैसा लग रहा है कि गवर्नमेंट केवल जो हाईटेक सेक्टर है जहाँ इंडियन कंपनीज़ के पास टेक्नोलॉजी नहीं है या इन्वेस्टमेंट कम पड़ रहा है, तो उन सेक्टर्स में जैसे सेमीकंडक्टर है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या जो इलेक्ट्रिक बैटरीज है, उस सब में है कि इंडियन कंपनीज़ के पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। साथ में ये सारे जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, तो इसमें चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ करने की ज़रूरत है। तो ये तो पहला है कि भाई केवल हाईटेक सेक्टर में जहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको ये करें। दूसरी बात कि जो चाइनीज़ कंपनी को यहाँ इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चरिंग करने की अनुमति गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए। इसमें है कि भाई आप जॉइंट वेंचर वो बेस्ट वे है, और उसमें भी जॉइंट वेंचर में जो चाइनीज़ हैं वो दे वोंट हैव द मेजॉरिटी स्टेक, दे विल बी द जूनियर पार्टनर। जैसे अभी MG मोटर्स
और JSW ग्रुप के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जो जॉइंट वेंचर हुआ है, तो वो दैट विल बी द आइडियल और दैट कैन बी टेकन एज अ टेम्पलेट फॉर अदर जॉइंट वेंचर्स इन दिस फील्ड। इसके अलावा भी है कि आप चाइनीज़ को आप किसी भी की पोजीशन में नहीं दें, ताकि डिसीजन मेकिंग में जो मेन वीटो पावर होगा वो इंडियन साइड के पास होगा। तो इस तरह से चाइनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और इस सबको अलाउ करना चाहिए, लेकिन विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड ग्रेटर रेगुलेटरी ओवरसाइट, ताकि दे कैन नॉट बिकम ए थ्रेट टू इंडियन इंडस्ट्रीज। थैंक यू।